तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर एक्स चौधरी, BMS MD DSRRU जोधपुर। मित्रों, NHM आयुष ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद में 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। तो स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। पिछले वीडियो के अंदर सारी लिस्ट को मैंने अच्छे से समझा दिया है। जो जो रेड स्टार डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको बता दिए। आप डॉक्यूमेंट पहले तो सारे रेडी कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप स्क्रूटनी फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे जूनियर्स बोल रहे थे बहुत सारे लाइव वीडियो बनाओ। आज तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट भरने हैं, क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है। तो मित्रों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने साथी के चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको सबसे पहले जो SSO की ये वाला विंडो है, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपकी SSO ID लिखनी है, यहाँ पे पासवर्ड लिखने हैं, और यहाँ पे ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को बहुत बड़े ध्यान से यहाँ पे लिख देना है। स्पेस नहीं रखना है, डायरेक्ट लिखना है। और फिर क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे करके आप SSO को लॉगिन करोगे। तो साथियों, जैसे ही SSO ID को आप लॉगिन करोगे, आपके सामने ये ऐसा विंडो खुल के आ जाएगा। अब इसके ऊपर कईयों के अलग अलग ऑप्शन भी आ रहे होंगे, लेकिन हमें रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑप्शन ढूंढना है। हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है? रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये ऑप्शन दिखना चाहिए। अगर आपके विंडो में से नहीं आ रहा है तो आप क्विक सर्च के ऊपर रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख के सर्च भी कर सकते हो। और ये जैसे ही सामने आ जाए तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो साथियों, जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा विंडो है वो ओपन होके आ जाएगा। आप देख पा रहे हो। इस विंडो में हमें कहाँ पे क्लिक करना है? माई रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना। कहाँ पे? आप यहाँ पे क्लिक करोगे, माई रिक्रूटमेंट। साथियों, जैसे ही माई रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होके आ जाएगा। आप देख पा रहे हो। अब इसमें आपने जितने फॉर्म भरे हैं उनके एप्लीकेशन, रिजल्ट जो भी हो, सारा डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे साथियों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी। देख लो आप अच्छे से, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी। हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं डिटेल्ड कम फॉर्म स्क्रूटनी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्या, ये ऐसा एक सेक्शन उभर के आ जाएगा। अगर आपने कोई और एग्जाम दिया है पहले का कुछ हो, स्क्रूटनी वगैरह आ सकता है, बट सभी के लगभग यही आएगा। आप देख पा रहे हो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिर्फ क्या आ रहा है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और NHM आयुष ऑफिसर। और यहाँ पे आपके लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई नाउ। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। अब मैं क्या करूँगा, आप देख पा रहे हो स्टार्ट डेट और एंड डेट 16 और 30 है। अब मैं इसके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। आप भी इसके ऊपर क्लिक करोगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने क्या, ऐसा विंडो ओपन होकर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा विंडो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, मतलब टिक कर देना है। और फिर क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे फिर ऐसा वापस विंडो ओपन होकर आएगा। इसमें भी हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर देखो ये नीचे क्या लिंक आ रहा है, ये क्या PDF है। इस PDF को हमें ओपन करना है। लिंक के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये क्या करेगी, एक दूसरे विंडो के ऊपर ओपन हो जाएगी। फिर वापस हमें इसी विंडो के अंदर वापस आना। मैं भी दिखा देता हूं। इस PDF के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो साथियों, जैसे ही PDF के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये ऐसी PDF है वो उभर के आ चुकी है। आप देख पा रहे हो सारा कुछ, बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में। ये PDF ओपन करने का मतलब यही है कि जो आवेदक है इसने इन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है। फिर हम क्या करेंगे, जो वापस वही विंडो था ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी विंडो के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस विंडो के ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम वापस उसी विंडो के ऊपर हमने क्लिक किया तो वापस ऐसा विंडो हमारे सामने ओपन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर टिक करना है, फिर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा विंडो ओपन होके आ जाता है। आप देख पा रहे हो। अब इस स्टेज के अंदर जो भी डिटेल है वो लगभग क्या है, सब कुछ पहले से फिल की हुई आती है। इसमें हमें कोई ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से फिल किया हुआ रहता है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ रोल नंबर है, आवेदन क्रमांक है, फिर मेरिट क्रमांक है, विज्ञापन की संख्या, पदक्रम है। एक बार पदक्रम को आप खाली छोड़ दोगे। अभी इसके बारे में क्या है, पूरा कहीं भी डिटेल मिली नहीं है, तो पदक्रम को आप खाली छोड़ोगे। फिर पद का नाम है, यहाँ पे भी कुछ एडिट नहीं होगा। पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम है वो रहेगा, हिंदी में रहेगा, और यहाँ पे इंग्लिश में पहले से ही टाइप किया हुआ रहेगा। फिर मतलब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो माता का नाम लिखा हुआ आ रहा है। माता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि तक आयु अपने आप लिखी हुई आएगी। नागरिकता, आरक्षण, मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी वो कौन सी है, EWS है कि नहीं है, निःशक्त श्रेणी, उपनिःशक्त श्रेणी, धर्म, वैवाहिक स्थिति क्या है। यहाँ पे मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसकी स्थिति जैसे वैवाहिक है तो यहाँ पे वाइफ का नाम अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको लिखना है। फिर वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक क्या है, तिथि है, शादी कौन से तारीख को हुई थी वो यहाँ पे डेट लिखनी है। फिर विवाह कहाँ पे हुआ था वो यहाँ पे स्थान लिखना है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट है उसके पास तो मैरिज सर्टिफिकेट संबंधित क्या लिखना है, डिटेल लिखनी है। जो पंजीयन संख्या होती है वो लिखनी है, पंजीयन कहाँ करवाया वो यहाँ पे लिखना है। अगर अविवाहित हो तो अविवाहित ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपकी आधार ID आ जाएगी और यहाँ पे जो कोई दूसरे मोबाइल नंबर है वो आ जाएंगे।
अब मित्रों हम फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो फिर वापस ये ऑप्शन आते हैं। जो पूछ रहे थे ना कि टीएसपी वाला नॉन टीएसपी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उनके लिए यहाँ पे देखो आप क्या आप टीएसपी एरिया के हैं, यस नो, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर अगर आप टीएसपी के हैं लेकिन नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं, यस नो पे क्लिक करना है। अब यही फाइनल हो जाएगा कि टीएसपी का बंदा नॉन टीएसपी में जाएगा या नॉन टीएसपी का तो टीएसपी में जा ही नहीं सकता, तो यहीं से ये फाइनल हो जाएगा। फिर जो डिटेल आती है वो है क्या, संतान के बारे में, विवाहित होने की स्थिति में। अगर अविवाहित क्लिक किया है तो ये ऑप्शन वैसे ही क्लोज हो जाएगा। अगर विवाहित किया तो यहाँ आपके क्या करनी है, संतानों की संख्या क्लिक करनी है। अब मान लो फिर भी ऑप्शन आ रहा है तो आपको 0 कर देना है। अब इसका हमने फॉर्म भरा तो विवाहित है, एक बच्चा भी है, तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, बच्चे का नाम और बच्चे की क्या डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड कर दी है। फिर नीचे हम देखेंगे आप क्या भूतपूर्व सैनिक हो, नहीं, एनसीसी कैडेट्स नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो स्पोर्ट्स कोटा वाला में यस एंड नो यहाँ पे करना है। अब मित्रों फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप क्या सेवारत कर्मचारी हो क्या, उसमें देखना। तो सेवारत कर्मचारी वैसे तो जो सीएचओ वाले हैं, सीएचओ वो वाले इसमें क्या है कि क्लिक कर सकते हैं, किस में है किस में नहीं है क्लिक कर सकते हैं। अब ये नहीं है तो इसने क्या है कि सारा नहीं किया। फिर बात करते हैं मूल निवास की, तो यहाँ पे क्या है सारा पहले से ही ऐड किया हुआ आएगा। फिर जन्म स्थान आ जाता है, फिर राज्य, जिला, तहसील और सिटी कौन सी है। मित्रों जैसे ही हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, पत्र व्यवहार पता कि आपको कोई लेटर भेजना हो, कुछ करना हो तो एड्रेस कौन सा रहेगा। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 2 3, फिर यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, जिला आ जाएगा, शहर आ जाएगा, पिन कोड और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे स्थायी पता, फिर वही एड्रेस लाइन 1 2 3 और जिला, स्टेट, जिला और शहर आ जाएगा, फ़ोन नंबर और पिन कोड आ जाएंगे। फिर मित्रों बात करते हैं जितना मैंने ऊपर डिटेल बताई वो, और ये डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट, जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है सेव एंड नेक्स्ट, उसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे। अब साथियों जैसे ही हम स्टेप फर्स्ट को सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो हमारे सामने ये डिटेल है वो खुल के आ जाती है। आप देख पा रहे हो क्वालिफिकेशन डिटेल। अब देखते हैं क्या लिखा है, परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, कौन सा एग्जाम हमने पास किया, यहाँ इसके ऑप्शन है, यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ पे विषय कौन से वो, फिर यहाँ पे ईयर कौन सा था, साल कौन सी थी वो, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये डिटेल है वो डिजी लॉकर से फैक्च होती है, पर ठीक है अपन मैनुअल डाल रहे हैं तो यहाँ नहीं आएगी। फिर मित्रों ये जो विंडो है ना पूरा डिटेल वाला, ये विंडो बड़ा है तो आपको इधर स्क्रॉल करना है, इधर स्क्रॉल करना है। अब जैसे ही मैंने इस विंडो को इधर स्क्रॉल किया तो वापस आप देख पा रहे हो फैक्ट डिटेल के बाद में रिजल्ट टाइप क्या परसेंटेज में था, सीजीपीए में था, टोटल मार्क्स कितने थे, आपके प्राप्त कितने हुए, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे। फिर अब कोर्स की अवधि, पढ़ाई आपने उस कोर्स की कितने महीने या कितने साल की। फिर जारी दिनांक, ये आप देख पा रहे हो कि जो मार्कशीट जारी हुई है वो कौन सी दिनांक को जारी हुई है। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे आपको जैसे इसने 10th की अपलोड कर सकी है और 12th की अपलोड कर रखी है, दोनों मार्कशीट अपलोड कर रखी है, तो यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ कोर्स की अवधि क्या करना है, ध्यान रखना महीने में करना है, महीने में लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोर्स की अवधि है वो आप महीने में करोगे, यहाँ पे देखो 12 महीने, और यहाँ पे भी क्या इन्होंने 12 महीने कर रखे हैं, यहाँ पे 1 मत कर देना, 1 साल मत कर देना, ध्यान रखना। अब साथियों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो डिटेल है ये तो OTR से शायद आपके आगे होगी, अगर नहीं भी आई है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जैसे बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट, वर्ष, ये सारे यहाँ डिटेल भर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं हम हमारे क्या आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी की डिग्री की डिटेल की, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, इस जगह पे क्लिक करना है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे, नीचे देखोगे तो यहाँ पे स्नातक करके लिखा हुआ है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, BMS, साल, यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज सब लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब डिग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पास आउट ईयर, कौन से साल में आपने यहाँ पे डिग्री पूरी की है वो लिखना है। तो उधर BA MS की डिग्री लिखने के बाद में यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट क्या है वो लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। अब हमारी डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हमें कितने मार्क्स आए वो यहाँ ऐड करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज बन के आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आता है कि कोर्स की अवधि कितने महीने की है, कोर्स की अवधि। तो मित्रों हमारे क्या होता है, 4.5 साल की तो डिग्री होती है, 1 साल की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। तो 4.5 साल में क्या होता है, 54 महीने। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 54 लिखोगे। अब कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं तो बैक था या तो 1 साल लेट हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, कोर्स की अवधि पूछी है, ड्यूरेशन कितनी है कोर्स की आपकी। तो यहाँ पे हमें क्या 54 महीने लिखना है। फिर यहाँ पे 4 सालों की BAMS, BUMS या BHMS की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। और एक यहाँ पे डेट पूछी है, तो फाइनल का रिजल्ट आपका किस डेट को आया, फाइनल का रिजल्ट है वो किस डेट को आया वो यहाँ पे लिखना है, इस जगह पे। ये देखो ऊपर 2 डेट लिख रही है ना, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है फाइनल का रिजल्ट कब आया। साथियों उसके बाद देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो BMS की डिग्री थी उसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन सारा दे दिया। फिर यहाँ पे MD/MS, कोई अगर MD और MS है तो वो क्या करे, तो MD और MS इस पर क्लिक करेगा। फिर वही सेम टू सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे MD या MS, और यहाँ पे क्या परसेंटेज सेलेक्ट करना है, यहाँ एनरोलमेंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, कितने मार्क्स आए, या ऑलरेडी परसेंटेज बन जाएंगे। और यहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन आएगी, PG 3 साल की होती है, तो यहाँ पे 3 साल में कितने महीने होते हैं,
36 महीने, तो यहाँ पे आपको 36 महीने लिखना है। और यहाँ पे फाइनल ईयर का रिजल्ट कौन सी डेट को आया था वो यहाँ पे लिखना है। लास्ट में जो 2 या 3 साल की मार्कशीट होती है वो यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड कर देनी है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है इंटर्नशिप के बारे में। आप देख पा रहे हो इंटर्नशिप के बारे में इन्होंने पूछा है। यहाँ पे इन्होंने पूछा वर्ष, यहाँ पे पूछा माह और यहाँ पे पूछा है दिन। तो हमने 1 वर्ष की इंटर्नशिप की है तो एक यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 वर्ष ऐड कर देंगे। फिर हम नीचे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन, अब देख लो हमारे जो होम्योपैथी आयुर्वेद यूनानी के बारे में जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में डिटेल पूछी है। संस्था का नाम बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया वो डेट आ जाएगी। अब उस रजिस्ट्रेशन की क्या है मान्यता कितनी है, तो कितने दिन की अवधि हमारे 5 साल की होती है, तो यहाँ पे महीने में यहाँ पे अवधि आ जाएगी। विशेष विवरण में आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर रीन्यू करवाया है तो रिन्यूअल के बारे में लिख सकते हो या आयुर्वेदाचार्य ऐसे कुछ लिख सकते हो। और यहाँ पे मित्रों जो रजिस्ट्रेशन की दिनांक है वो आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है वो ही डालें कि रिन्यूअल वाले में रजिस्ट्रेशन की डेट तो वही आती है। फिर यहाँ नीचे पूछा है के द्वारा दंडित वगैरह किया गया है क्या, नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये सेकंड स्टेज है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मित्रों हम जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आए तो इस विंडो के ऊपर आगे देख पा रहे हो आप थर्ड स्टेज आ गई है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण। अगर इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है तो यहाँ पे डिटेल, लेकिन हमारे पास इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो इसमें भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी किसी के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे संस्था का नाम, संस्था का पंजीयन का विभाग, कितना अनुभव है वो और विशेष विवरण यहाँ पे लिख सकता है। लेकिन मित्रों एक नीचे और चीज दी गई है, इसको देखो आप कि अतिरिक्त विस्तृत सूचना, आप देख पा रहे हो अतिरिक्त विस्तृत सूचना। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ NGRGDCME, इसका क्या मतलब है। NG का मतलब है नॉन गेजेटेड अराजपत्रित कर्मचारी, RG का मतलब है राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, DC का मतलब है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और ME का मतलब है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, मंत्रालय कर्मचारी, कोई क्लर्क है, LDC है वो। अगर आप उसके ऊपर जॉब कर रहे हो, अभी नियुक्त हो, तो आपको यहाँ पे ये भरना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पद का नाम आ जाएगा। अब नियुक्ति अधिकारी का पद नाम है विभाग, आपका यहाँ पे क्या नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पे पद आपने ग्रहण कब किया वो आ जाएगा, पद छोड़ा है या कंटिन्यू हो वो यहाँ पे आ जाएगा, स्थायी हो या अस्थायी हो, वेतनमान और मूल वेतन क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं मित्रों वो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म और भी कर लें, कोई गलती भी हो सकती है मेरे से, तो इसके बारे में एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नीचे देखते हैं, यदि आप विज्ञापन के अनुसार आयु की सीमा में छूट चाहते हैं क्या, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद यदि आपने अन्य कोई योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय प्राप्त किया है और इस पद के चयन में सहायक हो, अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पदक है, अनुभव है, योग्यता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर इस पे जैसे क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर डिटेल डालने का आ जाएगा, लेकिन मोस्टली ज़्यादा किसी के पास नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेके आगे बढ़ूंगा। फिर यहाँ पे एक नीचे एक और पॉइंट आ गया, आपने ऐसा कोई शोध किया हो कि कोई पुस्तक प्रकाशित की हो इस पे के चयन में सहायक हो, तो यहाँ पे भी आप डिटेल डाल सकते हो। ये सारी डिटेल भरने के बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब साथियों हमारे सामने स्टेज 4 आ गई है, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। अब हम देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे हमारे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। साइज यहाँ पे दे रखी है, आप देख पा रहे हो 20 KB से 50 KB, और फोटो है वो 50 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। साथियों एक बात बता दूं मैं, जब आप एग्जाम देने गए थे तो जो अटेंडेंस शीट के ऊपर जो फोटो चिपकाई थी वो फोटो ही यहाँ पे अपलोड करनी है, दूसरी फोटो अपलोड मत करना। एग्जाम शीट पे जो चिपकाई वो फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। अब मित्रों फोटो और एनक्लोजर वाला जो स्टेज था उसके ऊपर हमने सेव एंड नेक्स्ट किया तो हमारे सामने 5वां स्टेज खोल के आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें आपको क्लिक करना है, टिक करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। ये आप देख पा रहे हो अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट, क्या चेक लिस्ट है देखते हैं। संबंध सूचना और कॉलम में हमें क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो यहाँ वाली कॉलम है ना, ये सारे के सारे आपको टिक करने हैं। अगर आप टिक नहीं करोगे तो ये स्टेज क्या होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है, हाँ अनुरूप है तो यस, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करोगे। फिर दूसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, तो हाँ, या उसके बाद प्राप्त की तो आपको क्या करना है, अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली थी, नहीं की तो इस पर क्लिक करना है। फिर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका। अब इसके बारे में ये कहना है, मान लो BMS का है तो BMS फाइनल ईयर में बैठ गया था क्या, तो अब यहाँ पे देखो अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हुआ और नहीं हुआ, तो इसके ऊपर क्या है कि जो उससे पहले ही पास आउट हो गए, डिग्री है, तो वो क्या है इस पर क्लिक ही नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे इसको। लेकिन अगर इसके ऊपर हम क्लिक नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसके ऊपर यहाँ हाँ सम्मिलित हुआ था, यहाँ पे आपको क्लिक करना, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर आता है, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई है
या साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि तक कर ली गई है। अब इसका मतलब कहने का यही है कि परीक्षा तिथि तक कौन सी परीक्षा, जो लास्ट हुई थी परीक्षा, वही फाइनल ईयर की परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं। तो फाइनल ईयर की परीक्षा तिथि तक हमने क्या उत्तीर्ण कर ली थी। अब मान लो कि परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण नहीं की, ये तो कर ही नहीं सकते, तो यही क्लिक करेंगे, हाँ परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली थी। इंटरव्यू से चयन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछ रहा है, तिथि तक उत्तीर्ण है, तो इसमें इंटरव्यू हमारे है नहीं, हमारे तो सिर्फ क्या फॉर्म भरे और एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया। तो फॉर्म भरने तक हमारी क्या है और रिजल्ट आने तक जो हमारे पास डिग्री है वो थी, उत्तीर्ण थी। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना क्या है। अगर यहाँ देखा जाए तो हमको इन पांचों ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखें, एक बार आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए और पांचों ही ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर इसमें से आपको कोई मान लो हटाना है आपको, तो नीचे यहाँ पे देखो आप क्लियर का ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, आप दोबारा इसमें सेव कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या अलग श्रेणी? हाँ, उसी श्रेणी में ही है, आपका एडमिट कार्ड है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक बार आप देख लेना, तो सेम होना चाहिए। फिर आता है यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वो आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ। अब इसका देखते हैं, आप मान लो ओबीसी में हो तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्या किया, भरा, आप तब ओबीसी में थे और या बाद में आए, तो यहाँ पे क्या आंसर देना है, आवेदन की तिथि से पूर्व, आवेदन की तिथि के पश्चात। तो अगर पहले ही ओबीसी में थे आप, तो देखना जो ओबीसी में थे उनको इस तिथि से पूर्व ही क्लिक करना है, तिथि के पश्चात अभी तो कोई ताज़ा ओबीसी में आया नहीं है, तो बाद में कोई नहीं करेगा, पहले क्लिक करेगा। फिर देखते हैं, अभी अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, डोमिसाइल प्रस्तुत किया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी फायदा उठा रहे हो तो हाँ किया है, ठीक है। टीएसपी एरिया के लिए है तो इसके ऊपर अपने को कोई क्लिक नहीं करना है। जो टीएसपी के साथी है कि टीएसपी एरिया के निवास संबंधी, तो इसमें टीएसपी वाले क्या करेंगे, यस करेंगे। फिर आता है ये यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अब यहाँ इसके कहने का मतलब साथियों यही है, मान लो आपका जन्म कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया और आपने वहाँ भी क्या है ओबीसी में अप्लाई कर दिया है और यहाँ पे ओबीसी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ गुजरात में अगर आपने मान लो अप्लाई किया तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। समझ गए आप। अदर स्टेट में जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में ये लाइन है। फिर नेक्स्ट बात आती है साथियों अनुभव की। अनुभव के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इस परीक्षा के अंदर अनुभव की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, तो अपने को इसमें कोई क्लिक भी कुछ भी नहीं करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आयु के बारे में आता है कि विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, कौन सी, 1 जनवरी 2026 तक यहाँ की जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये जो निर्धारित आयु सीमा क्या है, न्यूनतम है वो 21 है, अधिकतम है वो 40 है। फिर नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, अधिकतम आयु सीमा में श्रेणियों में वर्गों में देश छूट के सामान्य प्रावधान क्या है। अब मान लो कोई ओवर एज हो चुका है तो उसको क्या एज में छूट चाहिए, तो क्या क्या प्रावधान है, ये इसमें क्या करना है आपको। देखो अभ्यर्थियों का वर्ग, छूट कितनी है, टिक करना है। अब यहाँ पे आप कौन सी जो वर्ग क्या है आपका, आप सामान्य वर्ग हो, विधवा हो, SC ST को हो या अलग हो, तो वो यहाँ पे, और छूट कितने साल की मिलेगी, इतने की मिलेगी, आपके क्लिक आपको यहाँ पे करना है। मित्रों तो एज रिलैक्सेशन वाला हमने सारा देख लिया था, जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो उसमें सारे पढ़ के और इसके आगे क्लिक कर सकता है। फिर इसमें हम क्या है कि आगे बढ़ेंगे, सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, देखो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर आ गया। कौन सा स्टेप, 6ठा स्टेप ओपन होकर आ गया है। जो असली घालमेल है ना, असली झोल है वो यहीं पे है। चलिए देखते हैं क्या झोल है इसमें। देखते हैं हम क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे अपलोड करने हैं, क्या अपलोड करना। देखिए संलग्न सूची, फिर यहाँ पे क्रम संख्या। अब यहाँ पे अभिलेख विवरण रंगीन मूल प्रति, यहाँ पे जो आप PDF अपलोड करोगे वो कैसे करोगे, कलरफुल करोगे, पहली बात ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है जारी क्रमांक, यहाँ पे क्या लिखना है, हमें जारी क्रमांक लिखना है। अब जारी क्रमांक क्या होता है, इश्यू नंबर। इश्यू नंबर जो मार्कशीट होती है ना उसके ऊपर लिखे हुए रहते हैं इश्यू नंबर, ठीक है। अब इश्यू नंबर कह सकते हो या इसको सीरियल नंबर कह सकते हो। मार्कशीट के क्या होते हैं, इश्यू नंबर या सीरियल नंबर कहते हैं इसको, या सर्टिफिकेट नंबर भी बोल सकते हैं। फिर ये इश्यू मार्कशीट कब की गई, कौन सी डेट को मार्कशीट है वो इश्यू की गई, यहाँ लिखनी है दिनांक। उसके बाद संलग्न संख्या। संलग्न संख्या का मित्रों मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट का क्रम क्या है, कि मैंने पहले 1 नंबर पे 10वीं की रखी, 2 नंबर पे 12वीं की रखी, 3 नंबर पे BMS की रखी, 4 नंबर पे MD की, 5 पे चरित्र प्रमाण पत्र। ऐसे जो सीरियल नंबर होते हैं ना अपने, ये वो सीरियल नंबर है, ताकि आगे भी उनको भी देखने में कोई प्रॉब्लम नंबर नहीं हो। अटैचमेंट, इनको अटैचमेंट नंबर बोलते हैं। अटैचमेंट नंबर की सेकंड अटैचमेंट में मेरी 12th की मार्कशीट, आप ऐसे बोलोगे, तो यहाँ पे आपको वो नंबर लिखने हैं। तो मित्रों ये डिटेल तो हो गई कि बेसिक डिटेल क्या। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी 10th की मार्कशीट, या 10th की मार्कशीट के सीरियल नंबर, इश्यू डेट और अटैचमेंट नंबर 1, और यहाँ पे आपको कलरफुल PDF अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे 12th की मार्कशीट, सीरियल नंबर, इश्यू डेट या अटैचमेंट नंबर, और यहाँ पे कलरफुल PDF अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आता है हमारे जहाँ मान लो BAMS है, तो BAMS की जो मार्कशीट है, अब
यहाँ पे आप अपन जैसे 4 साल की सारी मार्कशीट हैं उनके तो क्या सीरियल नंबर और डेट कर नहीं सकते, और फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसके सीरियल नंबर और इश्यू कौन सी डेट को मार्कशीट हुई है वो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। फिर जैसे यहाँ पे संलग्न संख्या अटैचमेंट नंबर डाल दोगे और यहाँ पे चारों मार्कशीट की क्या है PDF को अपलोड कर दोगे। कलरफुल में करना, ध्यान रखना कलरफुल में। फिर यहाँ नेक्स्ट आता है MD या MS की जो लास्ट मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर, इश्यू डेट कब इश्यू हुई और यहाँ पे अटैचमेंट नंबर और दोनों या तीनों मार्कशीट की क्या PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है कलरफुल में। मित्रों अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हमने MD/MS की अपलोड कर दी थी। फिर ये चरित्र प्रमाण पत्र है 5वें नंबर पे, इसको आपको एक बार खाली छोड़ना है क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र 3 हम अपलोड कर रहे हैं ऑलरेडी, और इनके आगे देखो है ना, किसी के आगे स्टार नहीं लगा हुआ है, किसी के आगे भी स्टार नहीं लगा हुआ है। जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो तो हमें कंपलसरी अपलोड करना ही है, लेकिन स्टार नहीं लगा हुआ है और जो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे हमें क्या करना है, अपलोड करने हैं। तो अब इस चरित्र वाले को आप एक बार ब्लैंक रखोगे। NOC अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो NOC की यहाँ पे सारी आपको डिटेल लगानी है। मित्रों एक चीज ध्यान दें, मूल निवास प्रमाण पत्र के आगे और जाति प्रमाण के आगे क्या फैक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर या जो टोकन नंबर होते हैं ना, सीरियल नंबर टोकन नंबर उसके ऊपर डिजिटल लिखे हुए रहते हैं और इश्यू डेट है वो भी लिखी हुई रहती है। जैसे ही एंटर करोगे फिर इस फैक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है वो फाइल आ जाएगी। आप यहाँ पे जो अटैचमेंट नंबर है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, या ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपलोड करने का यहाँ पे क्या है ऑप्शन है नहीं, आप देख पा रहे हो उसके ऊपर क्लिक ही नहीं हो रहा है, सीधा फैक्चिंग का होगा, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करना है। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं, विवाह प्रमाण पत्र। आपके पास विवाह का प्रमाण पत्र है तो वो भी यहाँ पे लगाना है। अटेस्टेशन फॉर्म, जो 2 पेज का अटेस्टेशन फॉर्म था गजेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित किया गया, उसको यहाँ पे अपलोड करना है डेट के साथ में। रंगीन तो क्या वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो आपके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर अब हम बात करते हैं 2 लाख आय प्रमाण पत्र। अगर किसी ने फॉर्म भरते समय ऐसे बोला था कि मेरी आय है वो 2 लाख से क्या है सालाना परिवार की कम है, तो वो प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। फिर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री है अलग, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। स्पोर्ट्स, अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटा से फॉर्म भरा है तो वो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो भी सर्टिफिकेट है उसके सीरियल नंबर, इश्यू डेट और कलरफुल PDF यहाँ पे अपलोड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हस्तलिखित, तो जो हमें हैंड रिटन में लिखना है उसका भी एक जो परफॉर्मा बना हुआ है उस परफॉर्मा को कंप्लीट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब इसमें अगर हम सीरियल नंबर देखें तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, जो डेट है वो डेट आ जाएगी, यहाँ पे अटैचमेंट नंबर और यहाँ पे आपको PDF अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद आएगा शपथ पत्र। एक सामान्य शपथ पत्र है, सामान्य शपथ पत्र की लैंग्वेज है जिसमें कूट रचित दस्तावेजों वाला जो था ना वो यहाँ पे अपलोड करना है। अब उसमें जो हमारा स्टाम्प होगा उसके सीरियल नंबर होंगे वो यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो डेट है वो यहाँ अपलोड करनी है, या अटैचमेंट नंबर और यहाँ पे कलरफुल PDF अपलोड करनी है। उसके बाद देखो जाति शपथ पत्र आ गया। जाति शपथ पत्र क्या है, जाति प्रमाण पत्र ही है, तो उसको हमें यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे देख लो रेड स्टार भी लगा हुआ है नहीं। फिर मित्रों जाति शपथ पत्र के बाद में बात करते हैं। देखो जाति शपथ पत्र के ऊपर स्टार नहीं है और हमने ऊपर अपलोड कर दिया, फैक्ट हो गया। अगर फैक्चिंग नहीं हुई है तो आप यहाँ पे उसको मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो। जिसके फैक्चिंग नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे मैनुअली अपलोड कर सकता है, वो सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी हुई रहेगी। फिर बच्चों की घोषणा का पत्र था, एक संतान संबंधी घोषणा पत्र था, वो यहाँ पे अपलोड करना है, डेट डाल के कलरफुल PDF। फिर दहेज और धूम्रपान वाला था वो भी यहाँ पे कंपलसरी अपलोड करना है, डेट डाल के और PDF अपलोड करनी है। फिर उसके बाद 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी एक PDF बनानी है दोनों की, और कब रिलीज हुआ उसकी डेट लगा के यहाँ पे PDF अपलोड करनी है। फिर अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, उसको कब दिया गया प्रमाण पत्र और क्या सीरियल अटैचमेंट नंबर है और यहाँ पे PDF फाइल है वो अपलोड करनी है। आप देख पा रहे हो इसके आगे स्टार है, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, इन सब चारों के ऊपर क्या है स्टार है, तो आप स्टार वाले ये डॉक्यूमेंट क्या है जरूर अपलोड करोगे। फिर इसके बाद मित्रों नीचे जाते हैं तो आप देख पा रहे हो 21 नंबर पे धोखाधड़ी, घोषणा शपथ पत्र, भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आयु में छूट प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र। अगर ये आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, ये प्रमाण पत्र आपके ऊपर लागू हो रहे हैं तो आप अपलोड कर सकते हो डेट के साथ में, और कलरफुल PDF है वो अपलोड कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो धोखाधड़ी, भर्ती के लिए विशेष, आय, स्वास्थ्य, आयु में छूट, अन्य, अब जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो मित्रों ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब मित्रों मैं आपको बता दूं कई सारे फॉर्मेट है वो अभी तक क्या है सही नहीं है, या 4th ग्रेड वाले जो फॉर्मेट है वो चल रहे हैं, तो हमें क्या है कि इस स्टेज पे आके रुक जाना है। इसमें भी आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जा सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि कई फॉर्मेट्स अभी आए नहीं है, तो आप यहाँ तक भर दें। यहाँ तक आपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया तो मतलब आपने 90% स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद लास्ट स्टेज में क्या रहेगा, जो अटेस्टेशन फॉर्म था वो अपलोड करो और जो फीस कटती है वो कटाओ और सबमिट कर दो। इसलिए 90% स्क्रूटनी फॉर्म हो गया है। ये फॉर्म आप जैसे ही भर दोगे तो लगभग हमारा फॉर्म क्या पूरा हो गया है। लास्ट में एक 5 मिनट का काम बचा है, वो अपलोड करके जैसे ही आप क्लिक करोगे फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
तो साथियों, मैं अभी बता रहा हूँ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इतने तक ये फॉर्म भर दें और नेक्स्ट जैसे ही क्या है कि कोई अपडेट आएगी, कोई परफॉर्मा आएगा, तो हम क्या है कि अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे और मैं भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।